हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो थ्योरम है जिसको हमने ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। इफ f इज अ बाउंडेड, ठीक है, f इज बाउंडेड फंक्शन एंड r इंटीग्रेबल यानी रीमान इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल a b, then mod of f is also Riemann integrable in closed interval ab. Moreover, mod of integration of f within limit a to b is less than or equals to integration a to b mod of f dx. दोस्तों, आप देखेंगे कि ये वाला जो थ्योरम है उसको हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपरली इसको प्रूफ किया था। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप जस्ट पिछले लेक्चर में आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। इस वीडियो का आप थंबनेल में लेक्चर क्रमांक देख लीजिए और वो लेक्चर क्रमांक से ठीक एक पहले वाला, ठीक है, तो उसके पिछले वाले लेक्चर क्रमांक में हमने इसका प्रूफ देखा है। और भी उसके जितने भी वीडियोस हैं, इसके पहले जितने भी इस चैप्टर से बने हुए जो भी वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस को लेक्चर क्रमांक वाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं दोस्तों, तो जरूर देखिएगा। आपको पूरा पूरा टॉपिक, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस वीडियो में ऐसा खास क्या है जब इस थ्योरम के प्रूफ को आपने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में खास बात यह है जो कि उस वीडियो में बताना रह गया था, वो ये है कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी हमेशा लागू नहीं होता इस थ्योरम का कन्वर्स। कैसे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि प्रूफ पिछले लेक्चर से आप लोग देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो का पहले आप लेक्चर क्रमांक देख लो, आपको थंबनेल में दिख जाएगा। फिर जो भी लेक्चर क्रमांक रहेगा उसके ठीक एक क्रमांक पहले वाला आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको वहां पे दिया गया होगा, उसको आप जरूर देखिएगा। इसका प्रूफ आपको वहां से मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने नोट करके लिखा हुआ है द कन्वर्स ऑफ द एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। अब थ्योरम क्या कहते हैं दोस्तों कि यदि f बाउंडेड है तथा r इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल a b, यानी f यदि इस क्लोज्ड इंटरवल a b में रीमान इंटीग्रेबल है तो मॉड ऑफ f भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि अगर मॉड ऑफ f रीमान इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कि f भी रीमान इंटीग्रेबल हो। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए f इस अंतराल में रीमान इंटीग्रेबल है तो निश्चित रूप से मॉड f भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। अगर f इस क्लोज्ड इंटरवल a b में रीमान इंटीग्रेबल है तो निश्चित रूप से मॉड ऑफ f भी क्या होगा, इस क्लोज्ड इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होगा। यही इस थ्योरम का कथन है, इसको हमने प्रूफ किया हुआ है, किंतु इसका विपरीत लागू नहीं होता, इसका विपरीत सदैव सत्य नहीं है। इसका मतलब जब कभी आपको मॉड ऑफ f रीमान इंटीग्रेबल दिखे इसमें किसी क्लोज्ड इंटरवल a b में, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि f भी क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा उस इंटरवल में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है तो अभी भैया जरूरी हो जाता है कि अब आपको एक सबूत देके इस चीज को सिद्ध करना पड़ेगा, है ना भाई। आपने कहा कि जब कभी मॉड ऑफ f इस क्लोज्ड इंटरवल a b में रीमान इंटीग्रेबल हो तो ये जरूरी नहीं है कि f भी क्या होगा, उस क्लोज्ड इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है तो आपको इसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एक सबूत पेश करना होगा कि हाँ ऐसा क्यों जरूरी नहीं है। आपको एक ऐसा उदाहरण यहाँ पे पेश करना होगा जिसमें आपको ये दिखाना होगा कि देखो भाई, मॉड ऑफ f तो इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल a b में, किंतु f नहीं है। तो इस बारे में हमको एक एग्जाम्पल देना होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने जो एग्जाम्पल देने के लिए एक फंक्शन पर कंसिडर किया है यहाँ पे, इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, f(x) is equals to -1 for rational value of x and f(x) is equals to +1 for irrational values of x। यानी जब कभी x परिमेय होता है, परिमेय संख्या होती है, तब f(x) का मान -1, और जब कभी x अपरिमेय संख्या होती है अर्थात r-q में जब x बिलोंग करता है तब f(x) का मान 1। We can easily prove that lower Riemann integral की वैल्यू माइनस ऑफ b माइनस ए एंड अपर Riemann इंटीग्रल की वैल्यू b माइनस ए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है कि यहाँ दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, लोअर Riemann इंटीग्रल और अपर Riemann इंटीग्रल की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए f क्लोज इंटरवल a b में Riemann इंटीग्रेबल नहीं है। तो f तो अपने को रीमान इंटीग्रेबल नहीं दिखा, परंतु
जब कभी अपन मॉड ऑफ एफ, अब जो फंक्शन अपन लिए ना, अब जब उसका मॉड निकालोगे तो मॉड मतलब आप सभी को पता है एब्सोल्यूट वैल्यू, अर्थात ये अपने को नॉन निगेटिव मिलने वाली है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि फंक्शन फंक्शन कुल मिला के दो ही वैल्यू रखते हैं, -1 और 1। अब आप मॉड ले रहे हो तो आपको +1 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस का मॉड भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो जब आप मॉड लोगे तो आपको +1 मिलेगा, और +1 सिर्फ +1, यानी कि आपके पास ये क्या है, ये कांस्टेंट है। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि ये जो मॉड एफ है वो वास्तव में मॉड एफ इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन में तब्दील हो चुका है। आप देख लो यहाँ पे लिखा है अपन ने मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि इस इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु के लिए फलन के मॉडुलस का मान केवल 1 है, सिर्फ एकमात्र 1, और 1 क्या है, कांस्टेंट है। इसका अर्थ है कि मॉड एफ कांस्टेंट फंक्शन है। और हर देखो ना, हम लोग सिद्ध किए एक सवाल हम लोग बनाए हैं कि कांस्टेंट फंक्शन सदैव रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो क्योंकि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु के फलन का मान सिर्फ 1 है, इस मतलब मॉडुलस का मान ना, पहले तो ये दो वैल्यू रखता था बेचारा, -1 और 1, किंतु मॉड ले लेने से अब केवल एकमात्र वैल्यू 1 रख रहा है, क्योंकि मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, माइनस का तो उसमें माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो केवल 1 रख रहा है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या होगा, ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो देखा दोस्तों आपने, मॉड एफ अपने को रीमान इंटीग्रेबल मिल गया, वही जब एफ के बारे में जब अपन चेक किए तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं हुआ। तो देखो वही चीज होगा ना कि देखो मॉड एफ यहाँ पे रीमान इंटीग्रेबल मिल रहा है, लेकिन एफ अपने को रीमान इंटीग्रेबल नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको मैंने एरो का साइन लगा के कट कर दिया। इसका मतलब जरूरी नहीं कि जब कभी मॉड एफ रीमान इंटीग्रेबल हो तो एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं है तो एक सबूत देना जरूरी था, और इसलिए हम लोग एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किए यहाँ पे, जिससे हम दिखा सके कि देख लो मॉड एफ रीमान इंटीग्रेबल है जबकि एफ रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत जरूरी था दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज बहुत काम आएगी। अब एक खास बात, आपके मन में अगर प्रश्न उठा होगा कि सर ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, लोअर रीमान इंटीग्रल आपने माइनस ऑफ बी माइनस से कैसे कैलकुलेट किया, अपर रीमान इंटीग्रल आपने ये कैसे कैलकुलेट किया। दोस्तों तो इसके बारे में भी मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा कि हम लोग इस टाइप का सवाल भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक फंक्शन लिया था, डिरिचलेट फंक्शन लिया था हमने, ठीक है, आप उसको देखिएगा। उसमें हमने ये सिद्ध किया था कि वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों डिरिचलेट फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होता है, रैशनल वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 और इरेशनल वैल्यूज के लिए, यानी कि जब कभी x इरेशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0, और जब कभी x रैशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1, इस तरीके से डिफाइन होता है। और हमने वहां पे अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम ये दोनों कैलकुलेट किए, फिर अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों कैलकुलेट किए, फिर देखा हमने कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, फिर हमने वहां पे ये डिक्लेयर किया कि हाँ ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए चलो क्लोज्ड इंटरवल ए बी को, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी को आपने n भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, n भागों में बांटा, ठीक है। अब आपको एलपीएफ पहले कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एम आर डेल्टा एक्स आर आर इक्वल टू 1 टू n। एम आर क्या है, rth सब इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन कुल मिला के दो ही मान रखते हैं, -1 और 1, और हर सब इंटरवल में आपको इन्फिनेटली मैनी रैशनल्स पे मिलेंगे, इन्फिनेटली मैनी इररेशनल्स पे मिलेंगे। रैशनल पे फंक्शन की वैल्यू -1 है यहाँ पे, और इररेशनल पे 1 है, यानी हर सब इंटरवल पे, हर टुकड़ों में, हर सब इंटरवल पे फंक्शन की इनफिमम वैल्यू की बात होगी जब तो -1, और सुप्रीमम वैल्यू की बात होगी तो 1। तो सीधी सी बात है, हर सब इंटरवल में आपको इनफिमम वैल्यू -1 लेते चलिए, तो -1 लेते चलोगे, और सारे के सारे सब इंटरवल्स की लंबाइयों को जोड़ोगे तो पूरे इंटरवल की लंबाई मिल जाएगी, और इंटरवल ए बी की लंबाई क्या होगी, बी माइनस ए, और एम आर की वैल्यू हर सब इंटरवल में -1 तो -1 कॉमन निकल जाएगा पूरा का पूरा, और इस इंटरवल की लंबाई हो जाएगी बी माइनस, इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। तो ये वास्तव में आपने क्या निकाला, ये वास्तव में एलपीएफ निकाला। फिर जब आप इसका सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ निकालेंगे, तो सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ निकालेंगे तो देखो ना, अब ये तो कांस्टेंट के रूप में आ चुका है, लिमिट इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते हैं अपन, ठीक है ना, अभी ध्यान से देखिएगा,
ये इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हम लोग बहुत बार पीछे वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका एलपीएफ आ गया दोस्तों। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जब आप ये एलपीएफ आ जाएगा आपका, उसके बाद आप क्या करेंगे, एलपीएफ आ जाने के पश्चात जब आप लोअर रिमान इंटीग्रल तैयार करेंगे, ठीक है। तो लोअर रिमान इंटीग्रल वास्तव में क्या होता है, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एलपीएफ, ठीक है। एन क्या है, एन आपको बता रहे कि आपने उस इंटरवल को कितने सारे सब इंटरवल में बांटा है, कितने सारे उसके पार्ट्स किए हैं, वो एन है। जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है ना, तो ये एलपीएफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एलपीएफ मतलब ये हो जाता है, ये लोअर रिमान इंटीग्रल होता है। तो कितना है, माइनस ऑफ बी माइनस ए, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ बी माइनस ए आया है। अब भैया एन तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा तो एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे कहाँ, तो कुल मिला के माइनस ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह से जब आप यूपीएफ कैलकुलेट करोगे तो समेशन कैपिटल एम और डेल्टा एक्स, कैपिटल एम और क्या है, आरथ सब इंटरवल फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू, हर सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये कुल दो ही वैल्यूज रखते हैं, -1 और 1, सुप्रीमम की बात आएगी तो आपको मतलब बड़े वाले को चुनना है, यानी कि 1 को चुनना है, सुप्रीमम 1। और जब इन्फिमम की बात थी तो 1 -1 लिए थे। तो जब आप यूपीएफ कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, सब में 1 1 1 लेकर के सारे टुकड़ों की लंबाइयों को जोड़ोगे तो यूपीएफ आपका कितना आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। और इंटीग्रेट करोगे जब इस तरीके से आप निकालोगे उसको, तो ये बी माइनस ए आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यू माइनस ऑफ बी माइनस ए और इसकी वैल्यू बी माइनस ए कैसे आई है। तो इस तरह से आया है दोस्तों। अब डिटेल में उस डिरिचलेट फंक्शन के लिए अपन चेक किए, पूरा विस्तार से अपन वो काम को किए। तो पिछले वीडियोस देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। पिछले वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रहा सा डाउट अगर आपके मन में होगा कि सर ये कैसे होता है, ये क्या है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें, हर एक वीडियो को लाइन से देखते जाएं, क्योंकि फिर क्या है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। क्योंकि हर वीडियो में जो भी चीज पढ़ाई जाती है वो कहीं ना कहीं पिछले वीडियो से जुड़ी हुई रहती है। तो पिछला अगर ठीक से अपन नहीं पढ़े ना तो अगला वाला टॉपिक समझने में दिक्कत जाता है। इसलिए आप लाइन से देखते जाओ, फिर देखो कि आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको न समझ में आए। सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।